हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग क्लास 8 के सेकंड चैप्टर हिस्ट्री के, जो कि फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी है, उसके जो बाकी चीज़ें रह गई उसको आज हम क्लास में कंप्लीट करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने ये पूरा चैप्टर स्टडी किया है लाइन बाय लाइन। इस चैप्टर को हमने ऊपर से नीचे तक सारी एक्सप्लेनेशन देख ली है। और आज जैसा कि हमको आपके बॉक्स अटेम्प्ट करने हैं, यानी ये जो पिक्चर्स फिगर्स दे रखे हैं आपके बुक में साइड में, जो कि आपके लिए जितना एक चैप्टर पढ़ना ज़रूरी होता है उतना इन पिक्चर्स को समझना भी ज़रूरी होता है, उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आप लोग अपनी बुक से फिगर 1 देख सकते हैं। ओके, सो हियर बहादुर शाह जफर एंड हिज सन बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन। ओके, तो आप इस पिक्चर को थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। ठीक, तो ये आप जो एक बूढ़ा व्यक्ति देख रहे हैं, ओके, हे इज़ बहादुर शाह जफ़र। ठीक, और इनके जो 2 बेटे थे, ठीक है, उनको जो है अरेस्ट किया गया था। 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो फ़िलहाल की इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, जो कि आगे चल के आप पढ़ेंगे। तो उस दौरान में जब 1857 की क्रांति दबा दी गई, फिर इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया था और इनके जो 2 बेटे थे उनको भी पकड़ लिया गया था। और उसी की पिक्चर को यहाँ पे आपको दर्शाया गया है ताकि आप उसको जो है एक प्रकार से उसको फील कर सकें, राइट। So after Aurangzeb, there was no powerful Mughal ruler, but Mughal emperors continued to be symbolically important. In fact, when a massive rebellion against British rule broke out in 1857, Bahadur Shah Zafar, the Mughal emperor at the time, was seen as the natural leader. Once the revolt was put down by the company, Bahadur Shah Zafar was forced to leave the kingdom and his sons were shot in cold blood. यानी जब औरंगज़ेब, जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा है, जब उसकी मृत्यु हो गई तो किस प्रकार से जो आपके रीजनल सूबेदार थे और जो ज़मींदार थे बड़े बड़े, उन लोगों ने अपने एक इंडिपेंडेंट साम्राज्य बना लिए। और कोई भी ऐसा शासक नहीं था दिल्ली से, ऐसी इस प्रकार की कोई सत्ता नहीं थी जो कि इनको एक मजबूत पकड़ में रख सके। तो इसमें क्या हुआ था कि सत्ता तो इनकी ख़त्म हो गई, लेकिन कुछ ऐसे थे बादशाह थे जो कि एक फ़िगर थे, मतलब एक सिंबॉलिकली इम्पॉर्टेंट, माने जो एक प्रतीक थे बादशाह होने के, नाम के बादशाह रह गए थे। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति जिसको कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति माना जाता है भारतीय इतिहास में, तो उसको जब दबा दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, तो उसके बाद बहादुर शाह जफ़र को जो है पकड़ के उसके साम्राज्य से बाहर निकाल दिया गया था और जो उसके जो बेटे थे उनको जो है गोली मार दी गई थी। ठीक है, तो वही आपको इस पिक्चर में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। और ये जो फिगर 2 आप देख रहे हैं, रूट्स टू इंडिया इन द 18th सेंचुरी, ये हमने आपको चैप्टर समझाने के दौरान एक्सप्लेन किया था, तो फिर से हम इस पर अपना टाइम नहीं ख़राब करेंगे। और अब ये एक वर्ड है मर्चेंटाइल। तो मर्चेंटाइल का मतलब क्या होता है? अ बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरली थ्रू ट्रेड, बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग देम इट एट हायर प्राइसेस। ठीक है, तो मर्चेंटाइल मतलब कुछ नहीं, एक व्यापार, व्यवसाय जिसे हम कहते हैं। तो व्यवसाय में हम क्या करते हैं, जो व्यापारी वर्ग होता है वो चीज़ों को जो है सस्ते में उठाता है, या उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वो कम पैसे में होता है, और जब उसको बेचता है तो उसको उससे महंगे दाम में बेचता है। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं मर्चेंटाइल। ओके, एंड देन there's a second word known as फरमान. So फरमान मीन्स अ रॉयल एडिक्ट और रॉयल ऑर्डर, यानी एक से शाही फरमान कहा जा सकता है। जैसे कि आपने देखा था कि औरंगज़ेब से जो है अंग्रेज़ों ने एक शाही फरमान ले लिया था, जिसमें कि उसने जो है उन लोगों को इस बात की परमिशन दे दी थी कि आप जो व्यापार करेंगे उस पर आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उसी फरमान की बात कर रहे हैं। अभी फिगर 3 में आप देख सकते हैं। ओके, सो द लोकल बोट्स ब्रिंग गुड्स फ्रॉम शिप्स इन मैड्रास, पेंटेड बाय विलियम सिम्पसन 1867। तो ये जो फिगर आप देखते हैं, इसका जो पेंटर हैं उनका नाम है विलियम सिम्पसन, जिन्होंने 1867 में इसको ड्रॉ किया था, पेंट किया था। और इसके ज़रिए से आपको दिखाना चाह रहे हैं किस प्रकार से समुद्री मार्ग से शिप के ज़रिए जो है जो आपकी लोकल बोट्स थे, नाव के ज़रिए जो है अंग्रेज़ अपना सामान जो है वो मद्रास में लेके आया करते थे। ठीक है, अब ये जो आप पिक्चर देखते हैं फिगर 4, ये रॉबर्ट क्लाइव हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव जी के बारे में तो आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे, जो बहुत ही महान माने जाते हैं। सो रॉबर्ट क्लाइव, इनको क्लाइव ऑफ इंडिया भी माना जाता है, एंड ही वाज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, जो आपको अच्छे से पता है। और इनको ऐसा क्रेडिट मिला हुआ है कि इन्होंने जो है भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फाउंडेशन डाली थी, इन्होंने नींव डाली थी, शुरुआत हुई थी उसकी। कैसे?
तो अगर आपको याद होगा बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, जो कि 1757 में लड़ी गई थी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, जिसमें कि सिराजुद्दौला जो है कुछ गद्दारों की वजह से मारे गए थे। तो ये जो एक जीत हुई बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद जो है वास्तविकता में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था जो है वो स्थापित हो गई थी। ठीक है, तो इसीलिए इनको इस प्रकार का क्रेडिट मिला हुआ है। और प्लस इनके ऊपर जो एक नेगेटिव जो एक मार्किंग है वो है ही वॉज अ ग्रीडी मिलिट्री कमांडर। ठीक है, जो इन्होंने लालच के अंतर्गत बहुत ज़्यादा धन ये जो लेकर भारत देश से ये अपने देश को चले गए थे, और जहाँ पे इनके लिए जो है इनके ऊपर मुकदमा भी बैठाया गया था और जिसमें इनको दोषी पाया गया और अंततः इन्होंने आत्महत्या भी कर ली थी। तो ये भी इनके बारे में कहा जाता है। ओके, तो ये आपकी रॉबर्ट क्लाइव हैं। नाउ देयर इज़ अ वर्ड पपेट। पपेट आप सबको पता है कठपुतली। आप अपने बचपन में कभी ना कभी कठपुतली का खेल ज़रूर देखा होगा, तो इसको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिटरली मीनिंग इसका देखेंगे। सो इट्स अ टॉय दैट यू कैन मूव विथ strings. That term is used disapprovingly to refer to a person who is controlled by someone else. तो पपेट का मतलब तो वैसे कठपुतली होता है जिसका हम नाच देखते हैं, जिसको धागों पे नचाया जाता है, लेकिन इस चैप्टर के संदर्भ में जब इसको यूज़ किया है तो यहाँ पे पपेट वर्ड यूज़ किया है उन नवाबों के लिए जो कि अंग्रेज़ों के इशारे पर कठपुतली की तरह नाचा करते थे, यानी जिनके पास अपना ये अधिकार नहीं था कि वो अपना दिमाग इस्तेमाल करें, वो ब्रिटिश शासन के दिमाग के हिसाब से चलते थे। ठीक है, तो उनको पपेट रूलर कहा जाता था। नाउ नेक्स्ट इज़ योर डिड यू नो, यानी आपको पता है कि आपका जीके तरह का एक क्वेश्चन है, नॉलेज है। सो डिड यू नो हाउ प्लासी गॉट इट्स नेम। तो जो हम कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी, तो ये जो प्लासी है एक जगह का नाम है, तो प्लासी वर्ड आया कहाँ से। सो प्लासी इज़ एन एंग्लिसाइज्ड प्रोनाउंसिएशन ऑफ पलाशी एंड द प्लेस डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द पलाश ट्री नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल रेड फ्लावर्स दैट यील्ड गुलाल, द पाउडर यूज्ड इन द फेस्टिवल ऑफ होली। ठीक है, तो ये जो पलाशी नाम का एक जो वर्ड है ये उसका एंग्लिसाइज प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, प्लासी। ठीक है, जैसे कि आपने नबोब पढ़ा था, फिर आपने सिपोही पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, वैसे ये भी है प्लासी। और ये नाम आया है आपका पलाश का जो पेड़ होता है जिसमें जो लाल रंग के फूल उगते हैं, जिनका इस्तेमाल जो है गुलाल के तौर पे किया जाता है, जिसको हम पाउडर बना के गुलाल जिसे कहते हैं, उसको जो हम होली फेस्टिवल में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका प्लासी। नाउ व्हेन यू कम टू फिगर 5, सो यू कैन सी अ पिक्चर हियर. So now what they are trying to show in this picture, the general court room, East India House, Leadenhall Street. The court of proprietors of the East India Company had their meetings in the East India House on Leadenhall Street in London. This is a picture of one of the meetings in progress. ठीक है, अब ये जो पिक्चर है, ठीक, तो ये पिक्चर है आपकी ब्रिटेन में आपकी जो इनकी मीटिंग बैठती थी, और यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है प्रोपेटर्स। प्रोपेटर्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो किसी चीज़ के मालिक होते हैं। मालिक माने जो ओनर हैं, किस चीज़ के ओनर हैं भाई, या तो उनके पास कोई व्यापार है या कोई फैक्ट्री है। ठीक है, यानी वो क्या है, पूंजीपति वर्ग के लिए इस्तेमाल हुआ है, जहाँ पे जो कि किसी चीज़ के ओनर हैं, तो वो उनकी एक मीटिंग चल रही है। ठीक है, और ये जो जगह है उसका नाम है ईस्ट इंडिया हाउस, लीडनहॉल स्ट्रीट। ठीक, अब ये आप देखेंगे ये पिक्चर है सिराजुद्दौला की। तो सिराजुद्दौला से तो आप बहुत अच्छे प्रकार से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। ठीक है, तो सिराजुद्दौला जिनका जो इनके बारे में कहा जाता है कि इनके शासन वर्ग की जो अंत था, इनके शासन वर्ग का अंत जो है ब्रिटिश साम्राज्य के शासन की वर्ग का शुरुआत माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इनका शासन बहुत ही कम समय का रहा, और जब ये मार दिए गए तो उसके बाद जो है आपको पूरा हिस्ट्री पता है किस प्रकार से मीर जाफ़र, फिर मीर कासिम, उसके बाद फिर मीर जाफ़र, फिर अंततः ये लोग खुद जब नवाब बन बैठे, तो इसीलिए सिराजुद्दौला को जो है एक ऐसा शासक माना जाता है, एक ऐसा आखिरी इंडिपेंडेंट नवाब माना जाता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट नवाब मतलब ये कोई पपेट रूलर नहीं था जो कि अंग्रेज़ों के इशारे पे नाचा नहीं है, इसने अपने हिसाब से काम किया, उनसे लोहा लिया, और तकरीबन 1 साल का इसका शासन चला। और इसका जो जीवन था उसे कहा जाता है इट वॉज फुल ऑफ थॉर्न्स, यानी कांटों से भरा हुआ जीवन था। इसने जो है विरोध का सामना किया अपने आंतरिक जीवन में भी और बाहरी जीवन में भी। ओके, तो अभी आपको पता है जैसे कि सिराजुद्दौला जो है वो किस प्रकार से बैटल ऑफ प्लासी में मारा गया था। ठीक है, तो ये उनकी पिक्चर यहाँ पे आपको शो की गई है। अब देखिए यहाँ पे एक बॉक्स है, सो द प्रॉमिस ऑफ रिचेस। तो ये एक प्रकार की चिट्ठी है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव साहब ने जो लिखी है, तो क्या है ये, द टेरिटोरियल एम्बिशंस ऑफ द मर्चेंटाइल ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज व्यूड विद डिस्ट्रस्ट एंड डाउट इन इंग्लैंड। ठीक है, तो अब जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है
भारत में प्रांत दर प्रांत जो है अपना अधिकार जमाती जा रही थी। तो वो जब उनकी शक्ति बढ़ रही थी तो अब इंग्लैंड में जो है उनको एक डिस्ट्रस्ट की नज़र से देखा जा रहा था, मतलब शक की निगाह से देखा जा रहा था, क्योंकि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी तो ब्रिटेन के अंडर में थी, उनकी तरफ से एक व्यापारी वर्ग के रूप में इंडिया आई थी। लेकिन अब धीरे धीरे उनको ऐसे लग रहा था जैसे वो शासक बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लैंड में जो शासक वर्ग बैठा था उनको अब थोड़ा सा इनके ऊपर शक होने लगा। So, after the Battle of Plassey, Robert Clive wrote to William Pitt, one of the principal secretaries of state to the English monarch, on 7th January 1759 from Calcutta. ठीक है, तो ये चिट्ठी जो है उन्होंने विलियम पिट, जो कि उस टाइम एक सेक्रेटरी थे, मुख्य सेक्रेटरी थे उस स्टेट के, तो उनके ज़रिए से इन्होंने इंग्लिश मोनार्च को, वहाँ के राजा को ये लिखने की बताने की कोशिश की। कलकत्ता से इन्होंने चिट्ठी लिखी, बट सो लार्ज अ सोवरेनिटी में पॉसिबली बी एन ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंसिव फॉर अ मर्चेंटाइन कंपनी, आई फ्लैटर माई सेल्फ that there will be little or no difficulty in obtaining the absolute possession of these rich kingdoms. Now I leave you to judge whether an income yearly of 2 million sterling with the possession of 3 provinces, ठीक है। तो इसको हम मोटा मोटा समझ लेते हैं कि ये जो है रॉबर्ट क्लाइव साहब जो चिट्ठी लिख रहे हैं वो इसमें जो इंडिया की एक संपत्ति है, जो धन है, उसके बारे में एक जानकारी उनको दे रहे हैं, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया है, इनकम ईयरली ऑफ 2 मिलियन स्टर्लिंग। ये स्टर्लिंग क्या है, स्टर्लिंग मीन्स जो जैसे आपकी मुद्रा होती है, ठीक है। तो ब्रिटेन में उस वक्त इसको स्टर्लिंग कहा जाता था, जैसे हमारा करेंसी क्या है अभी रुपीज़ है, तो वहाँ पे स्टर्लिंग था, ठीक है। तो इन्होंने कहा विद द पोजीशन ऑफ 3 प्रोविंसेस, यानी ये कह रहे हैं इनको जो 3 प्रांतों की दीवानी मिल गई थी। कौन कौन से थे आपको याद होगा, बंगाल, कलकत्ता और मद्रास। तो जब इनकी दीवानी के अधिकार इनको मिल गए तो ये बता रहे हैं कि इन 3 प्रोविंस की दीवानी के बाद हमको एक साल में जो धन मिलता है वो करीब 2 मिलियन स्टर्लिंग के अमाउंट में मिलता है। तो ये उनको बताना चाह रहे हैं कि इतना धन इंडिया में है, इतना ज़्यादा यहाँ पे पैसा है, ठीक है, और आज नहीं तो कल तो हम इनको जीत ही लेंगे, ठीक। तो ये मतलब ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे उनको, उनका ध्यान खींच रहे हैं, ठीक है, कि ये इस चीज़ पे हमको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पर अब धीरे धीरे जिस प्रकार से शासन व्यवस्था कर रही है, तो उसकी जो है एक मंशा जो है उसके प्रति भी ये उनको आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ये नवाब कंप्लेंट्स, जैसा कि आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से बंगाल में जो नवाब थे और अंग्रेज़ थे उनके बीच में जो एक आर्ग्यूमेंट चली थी। सो इन 1733 द नवाब ऑफ बंगाल सेड दिस अबाउट इंग्लिश ट्रेडर्स, ठीक। तो अब ये जो एक चिट्ठी है, ठीक है, एक शिकायती पत्र है जो कि बंगाल के जो नवाब हैं वो कह रहे हैं इंग्लिश ट्रेडर्स के बारे में, ठीक है। सो व्हाट दे आर टेलिंग, व्हेन दे फर्स्ट केम इनटू द कंट्री दे पिटिशनड एंड देन गवर्नमेंट इन अ हम्बल मैनर, ठीक है। ये कह रहे हैं जब ये आए थे शुरू शुरू में, जब ये देश में अंदर आए तो इन्होंने याचिका की, दया की, हाँ, हमसे एक बहुत ही हम्बल मैनर में, बहुत ही पोलाइट वे में इन्होंने हमसे याचिका की, अ लिबर्टी टू परचेज अ स्पॉट ऑफ ग्राउंड टू बिल्ड अ फैक्ट्री हाउस अपॉन विच was no sooner granted but they built a strong fort, surrounded it with a ditch which has communication with the river and mounted a great number of guns upon the walls. ओके, तो अब ये बता रहे हैं कि आए तो याचक बन के आए, मांगा इन्होंने बहुत ही पोलाइट मैनर में मांगा कि हमको जो है एक छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा जो है ख़रीदने की इजाज़त दे दीजिए, जिसमें हमको एक अपना फैक्ट्री हाउस बनाना है जहाँ से कि हम व्यापार करेंगे, जो कि हमने आज नहीं तो कल कभी दे ही दी। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया, एक बहुत बड़ा वहाँ पे एक मजबूत किला बना लिया और उसके आसपास गड्ढा खोद दिया, ठीक है, डिच, यानी बहुत गहरा गड्ढा खोदा। और मतलब उसका जो एक कम्युनिकेशन था जो कि एक रिवर से जुड़ती थी, और उसके आसपास बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्होंने अपनी जो दीवारें थीं, किले की दीवारें थी, उस पर बहुत ज़्यादा अपने सिपाही बैठा दिए गन्स के साथ, ठीक है। एंड दे हैव एंटाइज्ड सेवरल मर्चेंट्स एंड अदर्स टू गो एंड टेक प्रोटेक्शन अंडर देम, एंड दे कलेक्ट अ रेवेन्यू विच अमाउंट रुपी 1 लाख। दे रॉब एंड प्लंडर एंड कैरी ग्रेट नंबर ऑफ द किंग्स सब्जेक्ट्स ऑफ बोथ एक्सेस इनटू स्लेवरी इनटू देयर ओन कंट्री, ठीक है। अभी बहुत बड़ा इस पर दोष लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले तो उन्होंने किला बनाया, ठीक है, और उसको एक गन तैनात कर दी अपने सैनिकों को। फिर वहाँ के जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी वर्ग था, उनको फुसलाया उनको, ठीक है, कि आप हमारे अंडर में आ जाइए, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। और इसके बदले में उन लोगों ने उनसे तकरीबन 1 लाख रुपए तक का टैक्स वसूल किया, उनको लूटा, ठीक है, उनको बेवकूफ़ बनाया। और बहुत बड़ी संख्या में जो है यहाँ से वो जो है दास लेकर गए, चाहे औरत हो या स्त्री या पुरुष जो भी हो, उन लोगों को जो है वो स्लेव बना के अपने कंट्री में लेके चले गए, ठीक है। तो ये जो है
वहाँ के नवाबों का जो कंप्लेन था इंग्लिश ब्रिटिश ऑफिशियल्स के बारे में। अब देखिए यहाँ पे क्लाइव साहब के बारे में लिखा है, हाउ डिड क्लाइव सी हिमसेल्फ, यानी क्लाइव अपने बारे में क्या सोचते थे। At his hearing in front of a committee in Parliament, Clive declared that he had shown admirable restraint after the Battle of Plassey। ठीक है, ये कह रहे हैं, यानी जब इनके ऊपर मुकदमा दायर किया, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनके ऊपर मुकदमा चल रहा था, तो ये इन्होंने जो बैटल ऑफ प्लासी पे जीत हासिल की थी, ठीक है, तो उसके बारे में क्या कह रहे हैं, consider the situation in which the victory at Plassey had placed me, a great prince was dependent on my pleasure, an opulent city lay at my mercy, its richest bankers bid against each other for my smiles, I walked through walls which were thrown open to me alone, piled on either hand with golden jewels, Mr. Chairman, at this moment I stand astonished at my moderation। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक ऐसी स्थिति, ठीक है, जबकि मैंने इतना बड़ा युद्ध जीता था, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, तो वहाँ पे मेरी एक पोजीशन जो थी उसको आप देखिए, मैं मेरे पाँव में जो है वहाँ का जो बहुत बड़ा राजकुमार था वो मेरे पाँव में गिरा पड़ा था, मतलब वो मेरी खुशी को देखता था कि मैं किस प्रकार से मुझे खुश रखे, और उसका जो बहुत भव्य एक शहर था, साम्राज्य था, वो मेरी दया पे आधारित था। और जो वहाँ के बहुत ही धनाढ्य जो पैसे वाले थे, जो बैंकर्स थे, ठीक है, वो जो है एक दूसरे से लड़ते थे सिर्फ मुझे खुश करने के लिए। और मैं जिस इमारत से होकर गुजरता था, जो गुंबद नुमा इमारतें थीं, ठीक है, जो कि सिर्फ मेरे लिए खुलती थीं, और वहाँ पे दोनों तरफ जो है सोने के और हीरे जवाहरात के ढेर थे, ठीक है, ये मतलब अपनी भव्यता को प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी थे ये। तो ये मिस्टर चेयरमैन से कह रहे हैं कि ये जो एक वक्त है जब मुझे यहाँ कटघरे में खड़ा किया गया है, तो मैं इससे जो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ, ठीक है। तो ये मिस्टर क्लाइव थे। और अब फिगर 7 पे आ जाइए, तो यहाँ पे देखिए ये नवाब सिराजुद्दौला की पिक्चर जो है पेंट की हुई है। सो इज़ नवाब सिराजुद्दौला ऑफ अवध विद हिज सन्स एंड द ब्रिटिश रेसिडेंट, पेंटेड बाई टिली केटल 1772। एक ऑयल पेंटिंग है जिसकी को टिली केटल ने बनाया था 1772 में। और यहाँ पे नवाब सिराजुद्दौला को दिखाया गया है, उनके बच्चों को दिखाया गया है। सो द ट्रीटीज दैट फॉलोड द बैटल ऑफ बक्सर फोर्स्ड नवाब सिराजुद्दौला शुजाउद्दौला yes, he is Shujauddaulah, okay, to give up much of his authority here. However, he possesses in regal splendor, towering over the resident। ठीक है, शुजाउद्दौला की पिक्चर है, ठीक, जो कि अवध के नवाब थे। ओके, ही इज़ नॉट सिराजुद्दौला, ही इज़ शुजाउद्दौला। ठीक है, तो ये जब बैटल ऑफ बक्सर जो थी, जिसमें कि अंग्रेज जीत गए थे, जो संधि हुई उसके बाद जो है शुजाउद्दौला को अपनी बहुत ज़्यादा टेरिटरी जो है वो अंग्रेज़ों को देनी पड़ गई थी। और यहाँ पे इस पेंटिंग के माध्यम से पेंटर ने जो है उनकी भव्यता को दर्शाया है कि कितने भव्य और कितने आलिशान मतलब उनके ठाट बाट थे नवाब साहब के। ठीक है, सो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है हाउएवर ही पॉजेस इन रीगल स्प्लेंडर। ठीक है ना, एक भव्यता को दर्शाया गया है, टॉवरिंग ओवर द रेसिडेंट। इनकी भव्यता जो है वहाँ पे जो रेसिडेंट्स थे, रेसिडेंट आपको याद है ना किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने जो है अपने रेसिडेंट्स बैठा दिए थे वहाँ पे, जो कि राजा के कामकाज में हस्तक्षेप करते थे। तो इनकी भव्यता उनके ऊपर भी भारी पड़ती दिख रही है। ठीक, अब ये वर्ड है इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मतलब किसी चीज़ को लेके इंस्ट्रक्ट करना, बताना। ठीक है, और सब सर्वेलेंस में सबमिसिवनेस, यानी अधीन होकर काम करना, आवाज़ ना उठाना। तो ये वर्ड आपकी यूज़ हुए इस बॉक्स में। व्हाट पावर डिड द रेसिडेंट्स हैव। ठीक है, तो जो रेसिडेंट्स थे उनके पास किस प्रकार की शक्ति थे, कितने ज़्यादा वो शक्तिशाली थे, ये हमको जेम्स मिल यहाँ पे बता रहे हैं। सो दिस इज़ वॉट जेम्स मिल। जेम्स मिल कौन थे? एक बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री थे और एक राजनीतिक दार्शनिक थे, और ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे। एंड ही रोट अबाउट द रेसिडेंट्स अपॉइंटेड बाय द कंपनी। वी प्लेस अ रेसिडेंट हु रियली इज़ द किंग ऑफ अ कंट्री। ठीक है, रेसिडेंट जो बैठाया था इन लोगों ने, वो राजा से कम नहीं था किसी देश में, जो मतलब भारतवर्ष उसको राजा से कम नहीं माना जाता था। सो वॉट एवर इंजंक्शंस ऑफ नॉन इंटरफियरेंस ही मे एक्ट अंडर। ठीक है, तो उसको जितना भी मतलब इंटरफियर नहीं करना था, जिस प्रकार के इंस्ट्रक्शन उसको मिलते थे इंटरफियर नहीं करने के। सो एज लॉन्ग एज द प्रिंस एक्ट्स इन परफेक्ट सबसर्वियंस, यानी इंटरफियर नहीं करेंगे। ठीक है, हम मानते हैं कि हम इंटरफियर नहीं करेंगे, लेकिन तभी तक नहीं करेंगे इंटरफियर जब तक कि वहाँ का जो शासक है वो हमारे अकॉर्डिंग वर्क करता रहे। यानी अगर वो हमारे हिसाब से बात मानेगा तब तो हमको इंटरफेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड डज वॉट इज़ एग्रीएबल टू द रेसिडेंट्स, मतलब जो भी रेसिडेंट्स को पसंद है वो काम आप करते रहो। दैट इज़ टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट थिंग्स गो ऑन क्वाइटली, है ना। यानी जब तक ये जो रेसिडेंट था वहाँ का, सॉरी जो शासक था वहाँ का, वो जब तक इनकी बात मानेगा तब तक तो इसका विरोध नहीं करेंगे, इंटरफियर नहीं करेंगे। ओके, बट
They are managed without the resident appearing much in the administration of affairs, but when anything of a different nature happens, the moment the prince takes a course which the British government think wrong, then comes clashing and disturbance. ठीक, यानी जब तक हम कह रहे हैं जैसा कर रहे हैं आप वैसे करेंगे तब तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जहाँ भी आपने ज़रा सी हमारी बात का विरोध किया तो वहाँ पे फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को आपके खिलाफ जो है वो एक्शन लेना पड़ेगा। ये रेसिडेंट की जो है वहाँ पे पावर थी। ओके, तो ऐसा जेम्स मिल साहब का कहना है। राइट, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये फिगर 8 में आप टीपू सुल्तान की पिक्चर देख सकते हैं, जिनको कि टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता था। ठीक, इन बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं। फिगर 9 देखिए आप, कॉर्नवालिस रिसीविंग द सन्स ऑफ टीपू सुल्तान एज होस्टेजेस, पेंटेड बाय डेनियल ऑर्ने, 1793। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए जो पिक्चर है ये टीपू सुल्तान है। ठीक है, तो यहाँ पे जिनके बेटे हैं उनको जो है बंधक बना लिया गया था। ओके, और इसमें द कंपनी फोर्सेस वेर डिफीटेड बाय Hyder Ali and Tipu Sultan in several battles, but in 1792 attacked by the combined forces of the Marathas, the Nizam of Hyderabad and the company, the Tipu Sultan was forced to sign a treaty with the British by which 2 of his sons were taken away as hostages, and British painters always liked painting scenes that showed the triumph of British power। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई टीपू सुल्तान और हैदर अली के साथ कंपनी ने, और उसको वो हारे भी थे, लेकिन 1792 में जो है टीपू सुल्तान के ऊपर जो है कंबाइंड अटैक हुआ। यानी यहाँ पे जो आपके मराठास थे, जो हैदराबाद के निज़ाम थे और जो कंपनी थे, तीनों मिल गए थे। तो इन्होंने मिल के इसके ऊपर अटैक किया, जिसके बाद जो टीपू सुल्तान को मजबूरीवश एक संधि जो है उस पर साइन करना पड़ा, जिसके अंतर्गत उसको अपने 2 बेटे जो है वो ब्रिटिश को देने पड़े, जिसको ब्रिटिश बंधक बना के अपने साथ ले गए। ठीक है, तो अब आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं किस प्रकार से टीपू सुल्तान और उसकी बेटों को कितना असहाय अवस्था में दिखाया गया है, और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिख रहे हैं। यानी कि जो पेंटर्स थे वो हमेशा इस प्रकार से पेंटिंग बनाना चाहते थे जिसमें कि ब्रिटिश पावर की विक्ट्री को वो शो कर सके। ठीक है, अभी ये देखिए द लीजेंड ऑफ टीपू। सो किंग्स आर ऑफन सराउंडेड बाय लीजेंड एंड द पावर्स ग्लोरीफाइड थ्रू फॉकलोर। यानी जो राजा है हमेशा उसका गुणगान करते रहने वाले पोएट हो गए, या फिर आपके जो भी कवि थे या जो भी लिखते थे उसके बारे में, वो उनसे घिरा रहता था। फॉकलोर है जो लोक कथाएं, दंत कथाएं उसके बारे में कही जाती थी। सो हियर इज़ अ लीजेंड अबाउट टीपू सुल्तान। ठीक, तो यहाँ पे टीपू सुल्तान के बारे में भी एक लोक कथा या फिर जिसे कह सकते हैं दंत कथा मशहूर है। ऐसा बताया जाता है कि जो टीपू सुल्तान हैं, जो कि 1782 में मैसूर के शासक बने, तो वो जो है एक बार हंटिंग के लिए गए, शिकार के लिए जंगल में गए अपने एक फ्रेंच फ्रेंड के साथ। अब जैसे कि आपको पता है उनके जो है फ्रेंच पीपल से बहुत अच्छे संबंध थे। ठीक है, फ्रांस से अच्छे संबंध थे। सो वो अपने एक फ्रेंच फ्रेंड के साथ शिकार पे गए, और वहाँ पे जो है उनकी एक सामना जो है शेर से हो गया, और जहाँ पे उनकी बंदूक ने जो है वो काम नहीं किया और उनकी जो कटार थी वो भी नीचे गिर गई। तो वो जो है निहत्थे ही उस शेर से लड़े, और लड़ते लड़ते फिर उन्होंने फिर अपनी कटार नीचे से उठाई और उसी कटार से जो है उन्होंने उस शेर को मार दिया। तो इस घटना के बाद ही जो है उनको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाने लगा। ठीक है, सो ही हैड द इमेज ऑफ द टाइगर ऑन हिज फ्लैग। ठीक, तो उनका जो झंडा भी आप देखेंगे मैसूर पर, उस पर भी जो है शेर का जो है एक पिक्चर बना रहता है। फिर आप फिगर 10 में आइए, टीपू इज टॉय टाइगर। ये जो है टीपू साहब का एक खिलौना था। ठीक, सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ बिग मैकेनिकल टॉय दैट टीपू पोजेस्ड। ठीक है, एक मैकेनिकल टॉय है जिसको टीपू सुल्तान के पास था वो। सो यू कैन सी ए टाइगर मॉलिंग अ यूरोपियन सोल्जर। ठीक, तो यहाँ पे एक यूरोपियन सोल्जर के ऊपर इस शेर को आक्रमण करते हुए दिखाया गया है, और जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो ये शेर दहाड़ता था और वो जो सोल्जर था वो कांपता था। ठीक, तो ये टॉय जो है अभी जो है इस टाइम इट इज़ केप्ट इन द विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम इन लंडन। So the British took it away when Tipu Sultan died, defending his capital Srirangapatnam on 4th May 1799। ठीक है, तो ये शेर तो था टीपू सुल्तान के पास, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई श्रीरंगपट्टनम को बचाते हुए युद्ध में, तब इसको ब्रिटिश अपने साथ अपने देश ले गए। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, ये हैं आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स। इनको भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स माने वॉरेन हेस्टिंग्स, एंड ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिज प्रेसिडेंसी फोर्ट विलियम बंगाल। आपको याद है ना कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए उन्होंने कैसे 3 प्रेसिडेंसी में बांटा था, बंगाल, कलकत्ता और मद्रास में। तो ये जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। ओके, तो ये उनकी फ़ोटो दे रखी है।
और ये है आप फिगर 12 में देखेंगे स्टैच्यू ऑफ द क्वीन ऑफ किट्टूर कर्नाटका। ठीक, अब इन्होंने जब एक अपनी न्यू पॉलिसी पैरामाउंट्सी लागू की थी तो उसमें जो है किट्टूर की रानी ने इनका विरोध किया था। ये उनकी पिक्चर दिखाई हुई है आपको। फिर ये आप देखेंगे फिगर 13, तो ये महाराजा रंजीत सिंह का दरबार लगा हुआ है जिसमें वो अपना राजकाज चला रहे हैं। ठीक, फिर आप नेक्स्ट आएंगे। सो फिगर 14 इज़ अ पोर्ट्रेट ऑफ वीर सुरेंद्र साई। अब ये वीर सुरेंद्र साई जो हैं ये जो है ही वॉज इंडियन रिवॉल्यूशनरी, ठीक है, क्रांतिकारी थे जिनकी ज़िंदगी जो है वो ब्रिटिश शासक के खिलाफ लड़ते लड़ते ख़त्म हो गई। ये उड़ीसा में पैदा हुए थे। जैसे संबलपुर के जो राजा थे मधुकर साई, ये उन्हीं के शासक माने जाते हैं। तो मामला ये हुआ था यहाँ पर कि जो साई जो थे महाराजा साहब थे, वो मृत्यु जब उनकी हो गई तो उनके पीछे कोई वारिस नहीं था। तो अंग्रेज़ों ने जो है रानी को पहले तो गद्दी पे बैठाया और उसके बाद उनको हटा के जो वहाँ के ज़मींदार थे उनको वहाँ पे उनको बैठा दिया था। ठीक, और उनके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू कर दी थी। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपको अच्छे से पता है किस प्रकार से उसके अंतर्गत जो अंग्रेज़ थे वो किसी राजा के वारिस ना होने पे उसको अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। तो वहाँ पे इन्होंने इसका विरोध किया था। ठीक है, अब ये जो आप मैप्स देख रहे हैं तो पहला फिगर ऑफ 14A देखेंगे 1797 का है। 1797 मतलब जब आपका सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था। ठीक है, तो इधर पे आप देख सकते हैं कलकत्ता बनारस। ठीक, अब यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे। ठीक, ये जो साउथ का इतना पार्ट है आपका उड़ीसा, ये सब जो है अंग्रेज़ों के शासन में था। ओके, आपका केरला के ऊपर का साम्राज्य, ठीक, बीच में आंध्रा। ठीक, इतना शासन वर्ग जो है आपका, शासक जो है आपके अंग्रेज़ जो इतने क्षेत्र को जो है हथिया चुके थे। फिर आप 1840 में आएंगे तो देखिए इन्होंने अभी कलकत्ता, बनारस, लखनऊ, ठीक, और यूपी का भी काफ़ी इलाका इन्होंने अपने कब्ज़े में कर लिया। फिर आप महाराष्ट्र को देख सकते हैं। ठीक, महाराष्ट्र के बाद आप नीचे आ जाइए साउथ में कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु। ठीक है, फिर 1857 आते आते जो है आप देख सकते हैं कि इनका कितने बड़े क्षेत्र पे इनका शासन हो गया था। ओके, तो येलो आप देख सकते हैं जैसे मैप में येलो दैट इज़ रिटन फॉर एरियाज़ अंडर ब्रिटिश रूल, यानी यहाँ जहाँ जहाँ आपका येलो कलर है ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपका ब्रिटिश रूल था। एंड द रेड कलर दैट एरियाज़ आर नॉट अंडर ब्रिटिश रूल। तो इस प्रकार से आपको इस मैप को समझना है। ठीक है, तो 3 मैप है जिसमें आपको दिखाया गया है। तो फिगर 14ABC एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटोरियल पावर इन इंडिया। ओके, और इसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तीनों ही फिगर में काठमांडू, ओके, हियर यू कैन नोटिस जो कि आपका नेपाल है। ठीक है, तो नेपाल को आप देख सकते हैं। ओके, यस, तो आप नेपाल को देखेंगे जब हियर जस्ट यू सी हियर, और नीचे भी जो मैप है तो नेपाल में जो है आप देखेंगे कि आपका ब्रिटिश रूल कभी भी नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश कभी भी नेपाल के ऊपर आक्रमण नहीं किए, और किए भी तो उनको वहाँ पे विजय प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि वहाँ के लोग, ऐसा बहुत सा कारण है। ठीक, क्योंकि एक तो बहुत ही ज़्यादा वो एक पहाड़ी प्रदेश है, घने जंगल हैं। ठीक, भौगोलिक स्थिति उसकी बहुत ही जटिल है। तो अंग्रेज़ों के लिए बहुत मुश्किल था वहाँ पे। अगर वो लड़ाई लड़ते भी तो लड़ने के बाद वहाँ की ऐसी बात नहीं है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो जितना खर्चा करते उसके लिए उतना शायद उनको वहाँ से मिलता नहीं, और प्लस वहाँ पे जीतना उनके लिए बहुत बड़ा ही मुश्किल काम था। और वहाँ पे वाकई वहाँ के लोग बहुत वीर थे। ठीक है, लेकिन मुख्यतः ये माना जाता है कि भौगोलिक स्थितियों की वजह से और ब्रिटिश को उतना नहीं मिलता जितना कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये कारण था जिसकी वजह से कभी भी ब्रिटिश नेपाल की तरफ उनका साम्राज्य स्थापित नहीं हो पाया। ओके, अब यहाँ पे देखिए काजी और जज। ठीक है, जज मतलब जो एक फैसला सुनाता है। ठीक, तो काजी एक ऐसा वर्ड है जो जज के लिए इस्तेमाल होता है। फिर मुफ्ती, अ ज्यूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोर्टिंग द लॉ दैट द काजी वुड एडमिनिस्टर। मतलब मुफ्ती यानी वो जो कि लॉ को एक्सप्लेन करता है, बताता है कानून क्या है, और काजी वो जो कि उसको लागू करता है। ठीक, अब इम्पीचमेंट क्या होता है? अ ट्रायल बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन इंग्लैंड फॉर चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट ब्रॉट अगेंस्ट अ पर्सन इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। इम्पीचमेंट मतलब इसे कहते हैं ना निंदा प्रस्ताव लाना। ठीक, सो ये जो है ट्रायल बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन इंग्लैंड फॉर चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट। ठीक है, जो कि लॉर्ड्स ऑफ इंग्लैंड, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है इंग्लैंड में है, उसमें जो है किसी व्यक्ति के ऊपर जब निंदा प्रस्ताव लाया जाता है, या महाभियोग जिसे कह सकते हैं, हाँ, महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, तो ये वो वर्ड है कि भाई उसने कुछ गलत काम किया है उसके लिए। ओके, तो अब ये देखेंगे आप फिगर 15 में कितनी बड़ी यहाँ पे एक देखिए आप कितनी बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका ट्रायल चल रहा है किसका? वॉरेन हेस्टिंग्स का। द ट्रायल ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स
painted by R.G. Pollard, 1789. When Warren Hastings went back to England in 1785, Edmund Burke accused him of being personally responsible for the misgovernment of Bengal. This led to an impeachment proceeding in the British Parliament that lasted 7 years. ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो आपके वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक, ये जब इंग्लैंड वापस चले गए तो एडमंड बर्के ने जो उनके ऊपर इस प्रकार का एक आरोप लगाया कि बंगाल की में उनकी जो शासन व्यवस्था थी वो ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा इम्प्रॉपर थी। ठीक, तो इसी बात को लेकर उनके ऊपर महाभियोग चल रहा है। ये उनका कोर्ट सेशन आपको दिखा रखा है। नाउ अब देखिए, द इम्पीच द कॉमन एनिमी एंड ऑप्रेसर ऑफ ऑल। हियर इज एन पैसेज फ्रॉम एडमंड बर्के's क्लॉकेंट ओपनिंग स्पीच ड्यूरिंग द इम्पीचमेंट ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स का जो इम्पीचमेंट महाभियोग चल रहा था तो एडमंड बर्क ने एक स्पीच दी। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, आई इम्पीच हिम इन द नेम ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब वो किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर, और किसके ज़रिए से मतलब वो इंडिया के जो लोग हैं उनके ज़रिए से ये बात कह रहे हैं। whose rights he had trodden under his foot and whose country he has turned into a desert। इन्होंने कहा वॉरेन हेस्टिंग्स एक ऐसे ब्रिटिश ऑफिसर हैं जिन्होंने कि भारतीयों के जो अधिकार थे उनको अपने पाँव के तले रौंद दिया, और उनकी जो देश था जो कि सोने की चिड़िया थी, एक बहुत ही धनाढ़ देश था, उसको जो है इन्होंने एक मरुस्थल में कन्वर्ट कर दिया। सो लास्टली, इन द नेम ऑफ ह्यूमन नेचर इटसेल्फ, इन द नेम ऑफ बोथ द सेक्सेस, इन द नेम ऑफ एवरी एज, इन द नेम ऑफ एवरी रैंक, आई इम्पीच द कॉमन एनिमी एंड द ऑप्रेसर ऑफ ऑल। ठीक है, तो ये कहते हैं ये जो एक ऐसा इंसान है जो मानवता के नाम पर, चाहे कोई भी जेंडर हो, मैन हो, वीमेन हो, किसी भी उम्र का हो, और किसी भी पद पे हो, या फिर जो भी व्यक्ति हो, ये सबके एक अकेला ही दुश्मन है, इस एक अकेला एक ऐसा ऑप्रेसर है जिसने इन लोगों का शोषण किया है। ओके, अब यहाँ पे देखिए धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र मीन्स संस्कृत टेक्स्ट प्रिस्क्राइबिंग सोशल रूल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो अब ये जो है सांस्कृतिक जो एक किताबें थी जिसमें कि किस प्रकार से आपके सामाजिक नियम होते हैं और आपका व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, ये जो इसमें इंगित किया हुआ है, इसको जो है 500 BC में दौरान लिखा गया था। ठीक, और सवार माने वे सैनिक जो कि, या फिर वो व्यक्ति जो कि घुड़सवारी कहते हैं उनको सवार कहा गया, और मस्केट यानी जो कि इन्फेंट्री सोल्जर्स हैं, पैदल सैनिक हैं, वो जो हैवी गन, भारी भारी बंदूकें जो अपने कंधे पे लेके चलते हैं उनको मस्केट कहते हैं, और मैच लॉक यानी एन अर्ली टाइप ऑफ गन इन विच द पाउडर वॉज इग्नाइटेड बाई अ मैच। ठीक है, तो उन बंदूकों को जिस बारूद से भरा जाता था, ठीक है, जिनको कि मैच के द्वारा इग्नाइट किया जाता था, उनको मैच लॉक कहा जाता है। अब यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, अ सवार ऑफ बंगाल इन सर्विस ऑफ द कंपनी। ठीक है, एक कंपनी का सैनिक है। ठीक, एंड पेंटेड बाय एन अननोन इंडियन आर्टिस्ट 1780। इस पेंटिंग को किसने बनाया है हमको नहीं पता है, और ये पिक्चर जो है आफ्टर द बैटल विन विद द मराठाज एंड द मैसूर रूलर्स, द कंपनी रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग इट्स कैवलरी फोर्स। यानी जो एक बहुत ही भयंकर युद्ध अंग्रेज़ों को लड़ना पड़ा मराठाओं के साथ और मैसूर के रूलर्स के साथ, तो जो मराठा और मैसूर के जो रूलर थे, हैदर अली, टीपू सुल्तान, ठीक है, ये सब, और जो मराठा थे, ये सब बहुत ही शक्तिशाली रूलर थे। इनके साथ जो अंग्रेज़ों का जो जब युद्ध हुआ, उनसे सामना हुआ, तब इनको पता चला कि इनको अपने कैवलरी फोर्स को अब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। ओके, दिस इज़ द होल चैप्टर, और कंक्लूजन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये जो लास्ट पैराग्राफ है आपका, ठीक है, इन 1857 The company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the population of Indian subcontinent। यानी 1857 की क्रांति, ठीक है, जो हुई थी, तो उसके बाद जो है कंपनी का जो अधिकार था सीधे 63% यानी 63% लैंड पर और 78% लोगों पर इंडिया पे हो चुका था, एंड कंबाइन विद इट्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी एंड द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। मतलब ये तो सीधा सीधा अधिकार हुआ था इनका, और बाकी जो बचा था उस पर इन लोगों का इनडायरेक्ट कंट्रोल हो गया था। ओके, सो द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल। यानी 1857 की क्रांति के बाद जिसको कि इन लोगों ने दबा दिया था, उसके बाद जो इनका जो शासन था तकरीबन पूरे देश में स्थापित हो चुका था। ओके, सो आई थिंक योर होल चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड, और इसमें भी कुछ बाकी नहीं रह गया है। और हाँ, अभी एक इसमें बॉक्स और है, स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका। तो ये साउथ अफ्रीका के बारे में आपको बताया गया है कि वहाँ पे भी अंग्रेज़ों ने बहुत जुल्म ढाए, और कैसे वहाँ के लोगों को उन्होंने दास बना बना के अपने कंट्री में और बाकी देशों में बेचा। ओके, वहाँ पे लोगों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी।
सो इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा. द डच ट्रेडिंग शिप्स रीच्ड सदर्न अफ्रीका इन द 17th सेंचुरी. सून स्लेव बिगैन ट्रेड बिगैन. ठीक है, तो अफ्रीका जो है एक वक्त में बहुत ही समृद्धिशाली देश था. इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी. बहुत ही ज़्यादा वनस्पतियाँ, पशु, ठीक. और ऐसा कहा जाता है यहाँ के लोग कोई काम नहीं करते थे. ऐसी ज़रूरत नहीं थी कि व्यवसाय करें या काम धंधा करें, क्योंकि इनके यहाँ इतनी संपदा थी कि वो उसी को आराम से अपना जीवन निर्वाह उससे कर रहे थे. लोग आज़ाद राजा थे. ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे आपके वेस्टर्न कंट्रीज़ का आगमन हुआ, यूरोपियन कंट्रीज़ का आगमन हुआ, यहाँ पे जब डच आए, ठीक, तो यहाँ के लोगों को जो है उन्होंने अपनी कूटनीति के द्वारा, ठीक, और बाकी बहुत से अपनी नीतियाँ जारी की और यहाँ पे लोगों ने विजय प्राप्त की. और पूरा एक इतिहास इसके पीछे, ठीक है, वो हम आपको बताना शुरू करेंगे तो शायद एक क्लास और लेनी पड़े. तो कैसे यहाँ पे लोगों को उन्होंने हराया और उनको अपना दास बनाया और लोगों को पकड़ के जो है पूरा उनको चेन में बांधा जाता था. ठीक है, और उनको एक स्लेव मार्केट लगती थी, यानी दास की एक पूरी एक बाज़ार लगती जहाँ पे दास बेचे जाते, वहाँ पे इनको बेचा जाता था. और बहुत ही प्रयासों के बाद जो आपका स्लेवरी है जो उसका एंड हुआ 1834 में. तो when slavery ended in 1834, there were 36,774 privately owned slaves at the Cape located at the southernmost tip of Africa. ठीक है, देखिए आप 36,000 के ऊपर जो है आपके slaves थे उस टाइम. A visitor to the Cape in 1824 has left a moving occurrence of what he saw at the slave auction. तो यहाँ पे जो है 1824 में केप में जो है, केप आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो सदर्न मोस्ट टिप पर अफ्रीका के, वहाँ पे जो एक व्यक्ति गए थे तो वो लिखते हैं, जो उन्होंने अपनी आँख से देखा, उन्होंने लिखा कि वहाँ का मतलब किस प्रकार की एक स्थिति थी, दशा थी. हैविंग लर्न दैट देयर वाज टू बी सेल ऑफ कैटल, फार्म स्टॉक एक्सेट्रा बाई ऑक्शन, वी हॉल्टेड आवर वेगन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोक्यूरिंग फ्रेश ऑक्सन. अमॉन्ग द स्टॉक वॉज अ फीमेल स्लेव एंड हर 3 चिल्ड्रन. ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो बाज़ार लगा था वहाँ पे जानवर, भेड़ बकरी वगैरह बेचे जाते थे. ठीक है, तो हम भी वहाँ पे रुके थे क्योंकि हमको फ्रेश बैल का जोड़ा लेना था. तो वहाँ पे जो स्टॉक था वहाँ पे इन जानवरों के साथ जो है एक स्त्री भी थी जो कि ग़ुलाम थी और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे. तो द फार्मर्स एग्जामिन्ड देम एज इफ़ दे हैड बीन सो मैनी हर्ड ऑफ कैटल. तो यहाँ पे जो एक किसान थे, ठीक है, वो उनको ध्यान से परख रहा था, ऊपर नीचे देख रहा था, जैसे कि लग रहा है जैसे कि वो कोई जानवर हैं. ठीक है, क्योंकि जानवर खरीदने से पहले भी व्यक्ति उनको ठीक से परखता है, देखता है. उसी प्रकार से उस स्त्री की उसके बच्चों को भी परखा जा रहा था. एंड दे वेयर सोल्ड सेपरेटली एंड टू डिफरेंट परचेजेस. The tears, the anxiety, the anguish of the mother while she cast heart-rending look upon her children, and the simplicity and touching sorrow of the poor young ones while they clung to their distracted parent, contrasted with the marked insensitivity and jocular countenances of the spectators. ठीक है, तो यहाँ पे इन बच्चों को और उसकी माँ को अलग अलग कस्टमर्स ने ख़रीदा, यानी बच्चे कहीं चले गए, माँ कहीं चली गई. तो यहाँ पे जो एक सीन था बहुत ही दयनीय था, जहाँ पे माँ और बच्चे रो रहे थे, एक दूसरे को कस के पकड़ा था, जहाँ पे इनको ज़बरदस्ती एक दूसरे से अलग किया गया खींच के. तो जो एक स्थिति थी उसको देख के जो है आँखों में आंसू आ जाने वाली स्थिति थी. ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंसेंसिटिव काम था जो कि उस टाइम में किया जाता था. राइट, तो अब ये चैप्टर चूँकि आपको पूरा समझ में आ चुका है तो आप इसके जो है एक्सरसाइजेस आप खुद से अटैम्प्ट कर सकते हैं. उसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के आप हमसे पूछ सकते हैं. ओके, सो आई थिंक योर होल चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड नाउ, नथिंग इज़ लेफ्ट. और इसके बाद जो आपकी क्लास होगी उसमें हम जो आपकी क्लास है वो बोर्ड पे लेंगे और आपके इस पूरे चैप्टर को हम एक समरी बेस पे चार्ट बना के आपको एक्सप्लेन करेंगे. ओके, सो इफ़ यू लाइक द क्लास, इफ द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. डियर फ्यूचर हियर आई कम. Like, share and comment. Until the next class, see you. Bye bye.